हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। हमने पिछले वीडियोस में आपको बल से रिलेटेड सभी टॉपिक पर डिस्कशन किया था। उसके विमाएँ, प्रकार, विमीय सूत्र आदि सभी चीज़ों पर हमने एक वीडियो बना चुके हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर विजिट करें और उसके बाद इस वीडियो पर हमने आपके लिए लेकर आए हैं बल से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब। जी हाँ, फिजिक्स में बल से संबंधित जितने भी पॉसिबली एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, उन सभी एमसीक्यूज़ को हमने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है, ताकि आपको इससे बाहर और कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, उन सभी क्वेश्चनों का हम बहुत अच्छा कलेक्शन लेकर आए हैं। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्मार्टनेस में। इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसमें पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं, इसे हमने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था। ऑप्शन ए है केंद्र की ओर लगने वाला बल, ऑप्शन बी है पृथ्वी की ओर लगने वाला बल, ऑप्शन सी है चंद्रमा की ओर लगने वाला बल, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, केंद्र की ओर लगने वाला बल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभिकेंद्री बल किसे कहते हैं। ये एक प्रकार का बल है जो वृत्तीय मार्ग पर गति कर रही एक वस्तु द्वारा केंद्र पर लगाया जाता है। इसे ही हम केंद्रीय बल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर 2, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है, जब बल लगाने से लंबाई में वृद्धि होती है तो विकृति कहलाती है। क्या कहलाती है विकृति, देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हमारा अनुदैर्ध्य, ऑप्शन बी है अनुप्रस्थ, ऑप्शन सी है अपरूपण, या फिर ऑप्शन डी पार्श्व। देखिए दोस्तों, ध्यान देखिए कि बल लगाने से जब लंबाई में वृद्धि होती है तो उसमें किस प्रकार की विकृति उत्पन्न होती है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य विकृति को उत्पन्न होती है। जब हम लंबाई पर बल लगाते हैं, उस पर खिंचाव लगाते हैं, तो अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न होती है। और जब हम चौड़ाई पर किसी, जैसे कि मान लीजिए ये तार है, इसकी चौड़ाई पर जब हम बल लगाते हैं तो इसकी अनुप्रस्थ पर विकृति उत्पन्न होती है या चेंजेस आते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य विकृति पर। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है। ध्यान से देखिएगा, इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी है द्रव्यमान और ऑप्शन डी है कोणीय वेग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संवेग। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये कई बार आपको एग्जाम में देखने मिला होगा कि इनमें से कौन सदिश राशि नहीं है। तो संवेग और एक दूसरा होता है आवेग। जी हाँ, संवेग और आवेग दो ऐसी राशियां हैं जिसमें हमें दिशाओं को व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, संवेग सदिश राशि नहीं है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था। ऑप्शन है डेविड थॉमसन, ऑप्शन बी है जॉन्स कैपलर, ऑप्शन सी है हॉकिंस और ऑप्शन डी है जॉनसन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉन्स कैपलर। जॉन्स कैपलर ने ग्रह गति के नियम दिए थे। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, इसका कारण क्या है। वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है, इसका कारण है ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल, ऑप्शन बी ऊष्मीय वेग, ऑप्शन सी घर्षण बल, या फिर ऑप्शन डी विद्युत बल। जी हाँ दोस्तों, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए अभिकेंद्री बल। देखिए दोस्तों, जहाँ पर भी लूप या फिर वृत्तीय मार्ग, लूप भी इस एक वृत्तीय मार्ग को ही हम लूप कहते हैं, जहाँ पर भी लूप आदि में वृत्तीय गति की बात की जाए तो वहाँ पर अभिकेंद्री बल का होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है अभिकेंद्री बल। इसके कारण से वायुयान खड़े लूप में हवाई करतब दिखा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 50 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को गतिमान करता है। 50 न्यूटन का एक बल वस्तु को गतिमान करता है। ऑप्शन ए है वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से कम हो, ऑप्शन बी है वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से अधिक हो, ऑप्शन सी है इनमें से कोई नहीं, या फिर ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। ऑप्शन ए, वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से कम हो। देखिए दोस्तों, जो घर्षण बल है वो वस्तु की गति को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, यदि घर्षण बल भी 50 न्यूटन होगा और वस्तु का जो वेग है, गति है, वो भी 50 न्यूटन के बल के बराबर आगे बढ़ रही है, तो वहाँ पर घर्षण बल के कारण वस्तु गति नहीं कर पाएगी। इसलिए यदि वस्तु 50 न्यूटन का एक बल वस्तु गतिमान कर रहा है तो वस्तु पर घर्षण बल 50 न्यूटन से कम होना चाहिए, तभी वो गतिमान कर पाएगी। 7th क्वेश्चन है, क्रिया और प्रतिक्रिया बल।
ऑप्शन ए समान वस्तु पर कार्यरत होते हैं, ऑप्शन बी विभिन्न वस्तु पर कार्यरत होते हैं, ऑप्शन सी है सामान्य दिशा में कार्यरत होते हैं, या फिर ऑप्शन डी है प्रथम और तृतीय दोनों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सामान्य वस्तु पर कार्यरत होते हैं। जी हाँ, न्यूटन का ये तीसरा जो नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया का जो नियम होता है कि समान वस्तु पर ही क्रिया और प्रतिक्रिया दोनों ही कार्यरत होती हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 8th क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने नापा था? ऑप्शन ए है न्यूटन, ऑप्शन बी है रोमर, ऑप्शन सी है हॉकिंस और ऑप्शन डी है भाभा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी रोमर। सर रोमर ने प्रकाश का वेग सबसे पहले नापा था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा 9th क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। तो गेंद रुकने के लिए धीमी हो जाती है क्योंकि देखिए दोस्तों, जब कोई क्रिकेट गेंद को हम मारते हैं तो कुछ दूरी के पश्चात गेंद रुक जाती है और गेंद रुकने के लिए धीमी धीमी होने लगती है लुढ़कते लुढ़कते। तो इसकी वजह पूछा जा रहा है। चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं जल्दी से। इसका ऑप्शन है पहला, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया है। ऑप्शन बी है वेग गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ऑप्शन सी है गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, या फिर ऑप्शन डी है गेंद पर कोई संतुलित बल कार्यरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट ऑप्शन कि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है, जिस वजह से जो गेंद है लुढ़कती लुढ़कती धीमी हो जाती है और उसका वेग धीरे धीरे कम होने लगता है। ये एक विपरीत बल होता है जिस वजह से वस्तु की गति को वो प्रभावित करता है। ये किसी भी तरह का घर्षण बल हो सकता है, अतः इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 10th क्वेश्चन में प्रणोद को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन ए, किसी तल पर कार्यरत लंबवत कुल बल को प्रणोद कहते हैं, या फिर ऑप्शन बी, किसी तल पर कार्यरत लंबवत प्रतिबल को प्रणोद कहते हैं। ऑप्शन सी, ऐसा प्रतिबल जो किसी वस्तु पर उछाल बल की तरह कार्य करे प्रणोद कहलाता है, या फिर ऑप्शन डी, बल तथा आघूर्ण भुजा का गुणनफल प्रणोद कहलाता है। ऑप्शन ए, किसी तल पर कार्यरत कुल लंबवत बल को प्रणोद कहते हैं। लंबवत बल होना चाहिए, और ये जो प्रणोद बल है एक तरह से उछाल बल है जिससे वस्तु ऊपर की ओर उछलती है, इसे ही प्रणोद बल कहा जाता है। लेकिन किंतु इसमें याद रखने लायक है कि ये लंबवत होता है। ये जो बल कार्यरत होता है वस्तु पर लंबवत कार्य करता है और इससे वस्तु में उछाल आता है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। 11th अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। एक रबर की गेंद को 2 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि प्रक्षिप्त होने के बाद कोई भी ऊर्जा या वेग का नुकसान नहीं है, तब कितनी ऊंचाई तक वह ऊपर जाएगी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। 1-2 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराया जा रहा है, तो प्रक्षिप्त फेंकने के बाद यदि उसमें ऊर्जा और वेग का किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा तो वह कितनी ऊंचाई पर जाकर गिरेगी? ऑप्शन ए है 4 मीटर, ऑप्शन बी है 3 मीटर, सी है 2 मीटर और डी है 1 मीटर। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 2 मीटर। यदि वस्तु की ऊर्जा और वेग किसी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है तो हम जिस ऊंचाई से फेंक रहे हैं वस्तु उसी ऊंचाई से जाकर गिरती है। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी 2 मीटर। का बल अचानक लुप्त हो जाए तो वस्तु का, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण जो बल है अगर वो अचानक से गायब हो जाए पृथ्वी से, तो उस वस्तु के बारे में बात की जा रही है कि उसमें क्या होगा। ऑप्शन ए है वस्तु का भार जो है वो शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन बी है भार वही रहेगा किंतु द्रव्यमान शून्य हो जाएगा, या फिर ऑप्शन सी भार बढ़ जाएगा और द्रव्यमान वही रहेगा, और ऑप्शन डी है हमारा भार वही रहेगा किंतु द्रव्यमान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, अगर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बल अचानक लुप्त हो जाए तो इसका करेक्ट ऑप्शन है उस वस्तु का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वस्तु के द्रव्यमान में हम कभी भी कमी या बढ़ोतरी नहीं कर सकते हैं। वस्तु का द्रव्यमान हमेशा नियत होता है, केवल उसके भार में ही कमी या वृद्धि पाई जाती है। तो गुरुत्व का बल के अचानक से लुप्त हो जाने पर वस्तु का भार शून्य हो जाएगा और द्रव्यमान लेकिन वही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए।
एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी जाती है तो इसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होता है। पलायन वेग जो कि पृथ्वी का होता है 11.2, आप सभी को पता होगा 11.2 होता है पृथ्वी का। और अगर हम चंद्रमा की बात करें तो ये वहाँ पर कम होता है। तो यदि मिसाइल जो है वो पलायन वेग से कम वेग पर छोड़ी जा रही है तो इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी है ऋणात्मक, ऑप्शन सी है शून्य या फिर ऑप्शन डी अपरिवर्तित। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऋणात्मक। ऑप्शन बी ऋणात्मक। एक मिसाइल का वेग यदि पलायन वेग से कम पर छोड़ा जा रहा है तो उसकी गतिज और स्थितिज ऊर्जा का योग हमेशा ऋणात्मक होता है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी ऋणात्मक। 14 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है। देखिए दोस्तों, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस कारण से संभव है। जल में तैरने का जो सिद्धांत है दोस्तों, जनरली हमने उसे आर्किमिडीज के सिद्धांत के रूप में पढ़ा है कि जो जितने भी तैरती हुई वस्तुओं के लिए सिद्धांत दिए गए हैं वो आर्किमिडीज के प्लवन सिद्धांत को से संबंधित हैं। लेकिन यहाँ पर न्यूटन की गति के किस नियम को भी ये अपने साथ जोड़कर रखते हैं। उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है प्रथम नियम, ऑप्शन बी है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है तृतीय नियम या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं या फिर ये सभी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी तृतीय नियम। जी हाँ, न्यूटन के गति का तीसरा नियम कहता है कि प्रत्येक वस्तु अपने बराबर और विपरीत एक दूसरे में क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम अप्लाई करती है। इसी वजह से जल में कोई भी वस्तु है तो वो जितना बल जल के द्वारा ऊपर की ओर लगाया जाता है उतना ही बल इस वस्तु के द्वारा या फिर इस नाव के द्वारा नीचे की ओर पानी में लगाया जाता है। यही क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम है। इसलिए जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम को फॉलो करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी तीसरा। क्षणिक गति या फिर तात्कालिक गति की अवधारणा किसने प्रस्तावित की थी। तात्कालिक गति या फिर तात्क्षणिक गति किसने बताया था। ऑप्शन है कपिल मुनि ने, ऑप्शन बी है भास्कर, ऑप्शन सी है अरस्तु ने या फिर ऑप्शन डी न्यूटन ने। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी भास्कर ने। जी हाँ, तात्कालिक गति की अवधारणा भास्कर ने प्रस्तुत की थी। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया है। इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी अच्छी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।